नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मैटर टुडे लाइव। मैटर टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, वो हैं कल्याण जी फ्रॉम जयपुर, सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है मैटर टुडे लाइव में। नमस्कार, धन्यवाद दूसरे सर, हमारे साथ धन्यवाद। जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी एक एडवोकेट हैं और ये जयपुर से ही हैं। बहुत अच्छा प्रवक्ता भी हैं और ये इंडिपेंडेंस प्रवक्ता करते हैं और इनकी जो खासियत ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे इनकी रिपोर्ट्स होती है। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मैटर टुडे लाइव। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज का जो मेन मकसद हमें ये था बताना कि बीजेपी ने जो एक मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया है 2024 का, उसके बारे में था। बीजेपी ने कई पॉइंट्स इसमें दिए हैं, बट सारे पॉइंट्स जो हैं पुराने के पुराने ही लगते हैं। जैसे करप्शन के खिलाफ इनका कदम उठाना, पेपर लीक मामले में नए कदम ठोस उठाना, 3 करोड़ नए घर देंगे ये, 5 साल मुफ्त राशन देंगे, 5 साल मुफ्त राशन अभी और बढ़ा दिया इन्होंने और नारी शक्तिकरण करने के कह रहे हैं। देश में एक वोटर लिस्ट करेंगे, दिस इज द न्यू थिंग। और एक इनका बहुत बड़ा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर कार्रवाई भी चालू हो चुकी है। दूसरा है ट्रांसजेंडर्स को भी इन्होंने आयुष्मान कार्ड में जोड़ लिया है। पहले ट्रांसजेंडर्स को नहीं जोड़ते थे, अब इन्होंने जोड़ लिया है। और बहुत जरूरी है कि मोदी की गारंटी तो है ही है, लेकिन मोदी जी से आज मैंने एक नया वर्ड सुना है मोदी के मुंह से, मोदी जी से, कि मोदी की गारंटी है तो मोदी का मिशन भी है ये। तो मैं आपसे ब्रजेश जी ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मैनिफेस्टो 2024 बीजेपी ने लॉन्च किया है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। धन्यवाद सर आपको ये समय देने के लिए। मैं आपको पहले तो बता दूं कि जो इलेक्शन हो रहा है, ये हमारा, जी आप एज एन एडवोकेट अगर मेरे से पूछते हैं तो इसकी जो इलेक्शन है, ये जनतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जी सेंटर में चाहे कोई भी पार्टी हो, ये तो उसको करना ही होता है। हो सकता है 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं ज्यादा लोकसभा को, बाकी करना तो है ही खैर ये चीज है। और जी जी जहां तक इनकी गारंटी का सवाल है, नाम हो सकता है आप कुछ भी दे दीजिए लुभाने के लिए। बाकी सर क्या होता है जी कि संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार आपको हर पार्टी को ये चीजें करनी होती हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे हुए हैं। हमारे जो जी जी लेडीज जी के लिए, हमारा बच्चों के लिए, हमारे जो सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, किसानों के लिए, जवानों के जी लिए, जी आपके युवा और बाकी और जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उन सबके लिए हमें करना होता है। एक अनुपात में करना होता है। कितने अनुपात में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये उसके जी जी मैनिफेस्टो से झलकता है। रहा बात जी सर जी जी इसका कि अब इतने करोड़ देंगे, इतने साल में देंगे, ये हो सकता है सर उनका जो टारगेट होगा, उन्होंने जो होमवर्क किया होगा उनकी टीम ने, और उन्होंने अपने जी जी कार्यकाल के आधार पर उन्होंने अपना चीजें बनाई होंगी सर। बट मैं एक बात जी कहना चाहता हूँ कि जब तक हम एक शिक्षा जो है हमारी, एक वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन मेडिकल कोड, इसका मतलब यह है कि अमीर और गरीब के बच्चे सेम सिलेबस से पढ़े, प्राइवेट में पढ़े सरकारी में पढ़े, वो जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सर बिल्कुल प्राइवेट में बिल्कुल पढ़ते हैं वो सब आप अपने जो है अच्छे एयर कंडीशनिंग उसमें क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, जी आपके अच्छे चेयर जी वगैरह हो जी सकती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा हो जी जी सकता है, और आपका सर टीचर स्टूडेंट का रेशियो कम हो सकता है एक टीचर के लिए 20 बच्चे हों प्राइवेट में, वो ठीक है सर, अपने पैसे के जी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस जी एक जी जैसा हो, दैट इज कॉल्ड एज वन नेशन वन इलेक्शन। हमारी जितनी भारत की जो भाषाएं हैं, जो हमारे उसमें संविधान में लिखी हुई है, 22 भाषाएं, 22 के 22 भाषाओं में पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन जी पाठ्यक्रम एक जैसा हो। वो मेरा एक जी जी मानना है इसके लिए। और मैं तो सर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता हूँ, लेकिन जब मुझे कोई लगता है मुद्दा, तो मैं सीधे हाई कोर्ट में चला जाता हूँ और मैं सब बताता हूँ, देखो साहब ये फंडामेंटल राइट है हमारा और ये होना चाहिए। सेंटर के लिए भी मैंने बोला था, जब हमारी एक बीजेपी गवर्नमेंट थी, अभी जो कांग्रेस की थी यहाँ पे, तब भी मैंने इसमें सर हाई कोर्ट में मेरी याचिका डाली हुई थी। तो सर मैं जी अपने जी इंडिपेंडेंट तौर पर काम करते हैं हम। सोसाइटी के और भी वर्ग हैं, उनको लेके हम साथ में चलते हैं, और भी हमारे एडवोकेट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ में हम काम करते हैं। ठीक है। ब्रजेश जी को लगता है ऑडियो भी आउट हो गया है, वीडियो भी आउट हो गया है। अब हमारे साथ कल्याण जी, अब आप बताएं कि
ये जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है बीजेपी ने 2024 का, इसमें कई चीजें पुरानी हैं, कई चीजें रिपीट की गई हैं। बेसिकली इसमें मैं आपसे हाईलाइट चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन पे आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये हर बार इलेक्शन में एक नया जुमला ले आते हैं और ये जुमला ही है, क्योंकि एक बार पहले भी इन्होंने कहा था कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स वो हर स्टेट में अलग हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अपने ब्रिजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने वन नेशन उठाई जो में और सबके लिए फायदा है। इसलिए मैं इनका शुक्रिया हूँ कि ऐसे एक्टिविस्ट और ऐसे एडवोकेट होने चाहिए जो चाहे पार्टी कोई सी भी हो, अगर वो गलत करती है तो उसका विरोध करे और जनता को ये बताएं। तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एजुकेशन बोले बात करी। इसी तरह से एक उन्होंने पहले कहा था कि वन नेशन वन टैक्स, जो आज वन नेशन वन टैक्स के नाम पर मुक्त हो रही है, न कहीं पे वन नेशन है न कहीं पे वन टैक्स है। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक ही इलेक्शन। मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहूंगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं ये सिर्फ पार्ट्स में हो रहे हैं और इनमें इतना गैप है कि कोई 2 महीने के लिए जा रहा है ड्यू हो रहा है, कोई 1 महीने के लिए ड्यू हो रहा है। इसी स्टेट में इलेक्शन अगर आज होते हैं तो उसकी काउंटिंग 1 महीने 1.5 महीने बाद होती है, जो ये देश के लिए घातक है। जैसा कि इन्होंने मोनोपोली कर रखी है और इन्होंने घोषणा कर रखी है कि 400 पार, तो मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने काम कुछ किया नहीं, अपने काम पर कुछ मांग नहीं रहे, लोगों को काम के बारे में बता नहीं रहे, क्योंकि ये लोग शिक्षा में फेल, रोजगार में फेल है, जनता की मूलभूत सुविधाएं उनको देने में फेल है। क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाएं होती है कि वो अपना रोजगार पाले, अपना पेट पाले, अपने बच्चों को एजुकेशन दे। तो न तो ये बच्चों को एजुकेशन दे और जीएसटी के नाम पर एक बहुत बड़ा उन्होंने टैक्स ठोक दिया है, जो मूलभूत सुविधाएं पे कम से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारा पानी है, आटा है, दही है, शिक्षा है, इनके तो कम से कम जीएसटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा अगर देश बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारी शिक्षा करनी होगी। शिक्षा मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। इन्होंने कह दिया कि 5 साल हम आपको डेटा देंगे, मतलब ये कि 5 साल के लिए इन लोगों ने हमारे को और भिखारी बना दिया। ये कहते हैं हमने 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि 30 करोड़ को ये दे रहे हैं, 25 करोड़ को बाहर निकाल लिया। तो एक हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से मुश्किल से 20% पॉपुलेशन ऐसी बचती है जो स्वयं है या अपना खा है, अपना खा रही है, बाकी को तो सब लोग बांट रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन्होंने जिस तरह से 16 लाख करोड़ अपने कॉर्पोरेट भाइयों का माफ कर दिया, उस तरह से एजुकेशन को जीएसटी फ्री नहीं कर सकते क्या? रोजगार को जीएसटी फ्री नहीं कर सकते? की मूल है क्या वो जीएसटी फ्री नहीं हो सकती? बाकी ये नहीं करना चाहते, वो डे बाय डे अपने लोगों को करना चाहते हैं। इनके जितने भी बीजेपी के पिछले 5 साल में 10 साल में इनकी इनकम इन्हीं के आधार पर जो इन्होंने मैनिफेस्टो में इसमें भरी है, इलेक्शन में पर्चे में भरी है, उसमें लगभग 10 गुना बढ़ी हुई है। उसमें 10 गुना बढ़ी हुई है। मुझे अपनी आय तो बढ़ा रहे, बाकी आम पब्लिक की आय कम होती जाती है। एक बार पहले इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो कहीं कम करी नहीं इन्होंने। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। 2 करोड़ नौकरियों की उन्होंने बात करी थी, नौकरियां किसी को मिली नहीं। किसानों की आय दुगनी करने की बॉर्डर पे बैठे हुए और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति के छत होगी। हम 100 दिन में बोला काला धन लाएंगे, 15 करोड़ आदमी को देंगे, तो न तो 100 दिन में काला धन ला पाए और न हर आदमी को 15 करोड़ दे पाए। ये सारे के सारे जुमले हैं।
फिर ये जुमलों के नाम पर पब्लिक को बहका रही है। अभी इन्होंने कहा कि 70 पार युवक, जो 70 साल का व्यक्ति है, उसको हम आयुष्मान के थ्रू जो है ना उसका इलाज फ्री करवाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले भी होता है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि आप मैनिफेस्टो में डालो और पब्लिक को लिभाओ। गवर्नमेंट 25 लाख का इलाज फ्री कर, ये गोरक्षा के नाम पे 250 करोड़ उस कंपनी से ले लेते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती है, अपना बचाव करके धीरे धीरे करके अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं और एक सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। इनसे देश समझ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके बेरोजगारों की संख्या इतनी हो गई है तो आज तक के इतिहास में 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा आज बेरोजगार है और युवा बेरोजगार है। इन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के लिए कहीं पे उसमें कोई भी स्थान नहीं दिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सिर्फ ताली और थाली बजवाना चाहते हैं, देश के युवा को बेरोजगार रखना चाहते हैं। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि ये भी एक जुमला है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। ओवर टू यू सर, धन्यवाद। कल्याण जी, अभी हमारे साथ बैनर्जी जुड़ चुके हैं। बैनर्जी हमारे स्पोक्स पर्सन भी हैं हमारे और ग्राउंड रिपोर्टर भी हैं। शांतनु बैनर्जी, हम बात कर रहे थे बीजेपी के 2024 के मैनिफेस्टो की। तो 2024 में जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने दिया है उसमें सबसे बड़ी जो चीज एक आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे बात चल रही थी। दूसरा इनका है देश में एक वोटर लिस्ट होगी। ये दो चीजें मैनिफेस्टो में जो है बहुत ही हाईलाइट की हुई है। तो अब आप ये देखें सर कि शांतनु जी इसको टेक ओवर करें, बात करें आप कल्याण जी से या ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी हमारे एडवोकेट हैं और ये ग्राउंड रिपोर्टर भी हैं। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश जी, शांतनु जी टेक ओवर करें आप। जी सर। सुशील जी, ब्रजेश जी, ये जो घोषणा पत्र आए हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, ये एक तो गारंटी पत्र है और दूसरा न्याय पत्र है। बीजेपी उसको गारंटी पत्र बोलती है, मोदी का गारंटी पत्र, और कांग्रेस इसको न्याय पत्र के नाम से बोल रही है। तो इन दोनों के बीच का जो विभाजन है, ये इन दोनों का जो, आप इसको सुस्पष्ट कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ब्रजेश जी, सवाल है ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, जी मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, कि चाहे आपकी पार्टी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कुछ भी है, बट मैं एज ए कॉमन मैन एक ये बात चाहूंगा कि देश के लिए आज एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है। ऐसी सरकार जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लीडरशिप दे सके। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी नहीं तो कोई दूसरी जो पार्टी अगर है, तो अभी तक कोई नेता अगर आए, लीडरशिप आए, वो कौन सी पार्टी है जो लीड कर सकती है? मैं पिछले 25 साल से इस चीज को देख रहा हूँ सर। 98 में पहली बार मैंने देखा था कांग्रेस के एक वोट से जब स्थिर नहीं होती ना सरकार, तो बड़े बड़े मुद्दे एक वोट के चक्कर में रह जाते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। आज आपको एक बात बताऊं सर कि 2002 में आर्टिकल 21 को अमेंड किया था और उसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, और वो बोलता है राइट टू एजुकेशन। लेकिन समय के अनुसार राइट टू एजुकेशन पर्याप्त नहीं है, वो होना चाहिए हमारे पास में राइट टू कॉमन एजुकेशन, जिससे कि सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार मिले। और उस आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट करने के लिए इनको 2/3 की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है राज्यसभा और लोकसभा में। आज राज्यसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके पास 117 सांसद है, लोकसभा में तो है, लेकिन ज्वाइंट सेशन भी अगर करते हैं तो 2/3 मेजोरिटी नहीं होती है। दूसरा सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सर, मैं इंडिपेंडेंट आदमी की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं कर रहा हूँ। आज की डेट में हमारे पास जो गृह मंत्रालय का डेटा है उसके अनुसार जो जिसमें जो सूची में लिखे हुए हैं, जो समुदाय, जो कम्युनिटी हमारे देश में लिखे हुए हैं, रोहिंग्या नाम का कम्युनिटी हमारे देश में नहीं है।
1951 के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, उससे पहले 1872 से जब से जनगणना हो रही तब से, और 1947 के बाद देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद में जब हमारा नोटिफिकेशन हुआ गृह मंत्रालय का, उसमें रोहिंग्या नाम की कम्युनिटी नहीं है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो रोहिंग्या से हमको मुक्ति दिलवाएगी? वो हमको दे दीजिए, हम किसी को हम वोट दे देंगे आपको, आज ही दीजिए, बोलिए, हमें गारंटी दीजिए कि 370 को आप वापस रेस्टोर नहीं करोगे जे में, एक इंटीग्रल पार्ट करके रखेंगे। हमारी जो अब तक जो कितने कानून थे जो जे में अप्लाई नहीं होते थे, वो आज अप्लाई हो रहे हैं। हमें वो पॉलिटिकल पार्टी गारंटी दे दे कि रेस्टोर नहीं करेंगे वापस जो अगस्त 2019 से पहले की स्थिति थी जे की, उस स्थिति में नहीं लेके जाओगे जे को। हमें गारंटी दे दे वो पार्टी, हम उसको वोट दे देंगे सर, आज ही दे देंगे हम तो। मैं खुले में दूंगा, मैं खुल के वोट दूंगा उस पार्टी को। वो दो बातें पूछनी है, एक तो रोहिंग्या का, क्योंकि जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है तब तक यूक्रेन का प्रोग्रेस का कोई मीनिंग नहीं बनता। जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है इजराइल की प्रोग्रेस का कोई मीनिंग नहीं है। अफगानिस्तान हमारे सामने आज एग्जाम्पल है, और अभी कल ही जो हमारे सामने एग्जाम्पल आया, बर्ने एग्जाम्पल, ईरान का इजराइल ने दे दिया, ईरान इजराइल का अटैक। तो इस तरह की गारंटी हमें कोई दे दे, कोई पॉलिटिकल पार्टी दे दे कि 2014 से पहले जो बम ब्लास्ट हुआ करते थे वो बम ब्लास्ट नहीं होंगे। मैं खुले में वोट दूंगा सर, मैं दिखा के वोट दूंगा उसको, और अगर मेरा वोट उस पार्टी के अलावा किसी दूसरे को चला गया तो मैं चैलेंज करूंगा उसको कोर्ट में, मेरे वोट को, मेरी पर्ची को मैं खुले में दिखा के दूंगा सर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि मैं उसकी पार्टी में दूंगा, उसको दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1885 में मेरे देश की कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी, उसने बहुत अच्छा काम किया सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक, हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। हमारे जो है कांग्रेस के इतने अच्छे अच्छे महान लीडरशिप दी उसने, कांग्रेस ने हमारे लिए। वल्लभ भाई लगता है इनको ऑडियो और वीडियो दोनों चला गया है। तो कल्याण जी आप बताएं जी कि लीजिए टेक ओवर करिए, शांतनु जी टेक ओवर। कि ब्रिजेश जी ने जो सारी बातें कही हैं, अब उसमें जो भारत का जो विकास का जो मुद्दा है, जब भी ये बात होती है तब भी आंकड़े 1991 से लिए जाते हैं, 1991 से लेकर जब 1991 जी मनमोहन सिंह जब आज की तुलना 1991 के मुकाबले में तुलना की जाती है, तो क्या आप बताएंगे 1991? शांतनु जी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज शांतनु जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अपने वॉइस दे। अब हमारे साथ डॉक्टर अफरीन मलिक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अफरीन मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर अफरीन मलिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। एक सेकंड सर, अफरीन मलिक जी को मैं थोड़ा क्षमा मांगना चाहूंगा अफरीन जी से थोड़ा, बट मैं एक सेकंड में अपना मैं मेरे को रिपीट कर देता हूं ताकि दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनाई दे, बाकी मैं कर दूंगा सर कंक्लूड सर। हाँ बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए। तो सर मैंने दो चीज पूछी थी कि हमारे देश में जब देश आजाद हुआ था, हमारे भारत देश में रोहिंग्या नाम का वो नहीं है सर प्रजाति। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात की गारंटी ले, मैं उसको वोट दूंगा, खुले में दूंगा। एक, दूसरा 370 को कोई वापस नहीं लेके आएगा, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को आज ही खुले में दिखा के वोट दूंगा। दो, तीसरा हमारे देश में सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, वो पार्टी अगर करेगी मैं उसको खुल के वोट दूंगा, दिखा के वोट दूंगा। तो तीन चीज मुझे चाहिए सर। मैं हट्टा कट्टा हूँ, नौजवान हूँ, रोजगार में अपना ढूंढ सकता हूँ मैं सर। मुझे पढ़ा दो, मुझे लिखा दो, मैं अपना रोजगार अपने आप देख लूंगा। किसी को मैं मेरी थाली में रोटी देने के बजाय मुझे थाली में रोटी कमाने लायक बना दो, मैं उस पार्टी को वोट दे दूंगा सर। तो तीन चीजें हैं, रोहिंग्या का, 370 का, समान नागरिक संहिता का। ये चीजें हैं हमारे लिए जो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है तब तक ईरान इजराइल होने में देर नहीं लगती, जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है तब तक यूक्रेन होने में देर नहीं लगती है। 2014 से पहले सर मैं आपको बताता हूँ, जयपुर हाईकोर्ट में भी एक बम ब्लास्ट मैंने खुद जो है अपना डील किया सर चीजों को।
2008 के थे सर बम ब्लास्ट। तो ऐसे बम ब्लास्ट, ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से हमको राहत दे दे केंद्र की सरकार से। मैं ये नहीं मांगता मुझे रोजगार दे, ये मेरा काम है राज्य सरकार को बोलना, तो मैं बोल दूंगा उसके लिए। तो सर दोनों स्पोक्स पर्सन हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप मुझे इस बात के लिए बता दें सर। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आप जवाब दे दें। आपने जो बात कही है वो सही बात है, लेकिन आप ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कई सैकड़ों, कई हजारों, कई लाखों युवक भारत में घूम रहे हैं, इस देश में कि वो खाली में नहीं, वो आज उसको कमा लेंगे। इतने जो लाखों लड़के जो वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा इस बार, हमने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारा घोषणा पत्र है और जिस तरीके से हमने काम किया है वो सबको नजर आ रहा है। आज कांग्रेस को देखना चाहिए, कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए इन्होंने क्या किया और ये क्या करना चाहते हैं। 60 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया, और आगे का घोषणा पत्र भी इनका कैसा है वो सब देख रहे हैं। इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये डिवाइड एंड रूल के दिन जा चुके, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब नहीं चलेगी। देश की जनता अच्छे से समझती है, देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दें। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने समान नागरिक संहिता की बात की है, तो समान नागरिक संहिता लागू इस बार हो जाएगी, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी लोग हैं, इन लोगों को आज समस्या है, तकलीफ है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। भ्रष्टाचारी आज बहुत परेशान है। और यहाँ कल्याण जी बैठे हुए हैं। कल्याण जी, आपकी पार्टी ने 60 साल इस देश को लूटने का काम किया है। आप जवाब दें, आपको जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से हमारा घोषणा पत्र है, हम रोजगार भी देंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, ये सबको नजर आ रहा है। हम स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पर रखने वाले लोग हैं, किसानों को प्रायोरिटी पर रखने वाले लोग हैं, और वो सबको नजर आ रहा है। किसानों के लिए हमने क्या कुछ 10 सालों तक किया वो भी सबको नजर आ रहा है। और 370-35 से हमने हटाया, महिलाओं के लिए कार्य हमने किया। 3 तलाक बिल की आप बात कर लीजिए, उसको भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने बात की, इस बात का उत्तर देना चाहिए। कल्याण जी, आपकी 60 साल सरकार रही, क्या किया आपने? आप अगर सुने तो मैं जवाब दे दूं। और मैं आपसे चाहूंगा कि सुनने के लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन सही बात सुनाइए, सही बात सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ बोलिए बोलिए। तो लो गुरुजी, पहले तो मैं हमारे ब्रजेश भाई साहब का जवाब दे दूं। ये रोहिंग्या मुसलमान आते कहाँ से? बांग्लादेश के थ्रू ये रोहिंग्या मुसलमान आते हैं। और अभी रिसेंटली इनकी गवर्नमेंट ने 15 दिन पहले बांग्लादेश को इंडिया की कितनी जमीन सरकार है? किसकी सरकार है? अभी कितनी सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनवा दो, जो कितनी जमीन हम करेंगे। बंगाल में हमारी सरकार नहीं है। बंगाल के विषय को लेकर हमारे ऊपर के आरोप यदि ना लगाए तो शायद अच्छा होगा। बांग्लादेश को कितनी जमीन दी आपको मालूम है? अभी आपको मालूम है बांग्लादेश को कितनी जमीन छोड़ी है इंडिया ने? ये बंगाल की गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही है, ये आपकी केंद्रीय सरकार छोड़ रही है। केंद्रीय सरकार ये बंगाल की सरकार को दंगे करा रही है ना, बंगाल की सरकार को उसी काम में व्यस्त है। दूसरा जुमला आपका ये है कि आपने 370 हटा दी, 370 हटा दी। 370 नहीं हटी अभी भी। 370 धारा में अमेंडमेंट किया गया है, जो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था, और वो आपने अभी किया एक अमेंडमेंट। आप पहले उठा के देखिए कि 370 का जुमला मत दीजिए। 370 धारा हटी नहीं है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। अगर 370 धारा हट गई होती तो जो 370 के नाम पे जो केस चल रहे हैं वो खत्म हो गए होते हैं। मेरे बड़े भाई साहब एडवोकेट साहब बैठे होंगे यहाँ पे, आप इनसे पूछ लेना कि अभी भी 370 धारा के तहत केस चल रहे हैं। अगर वो धारा हट गई होती तो केस खत्म हो जाते हैं। तीसरा ये है कि इन्होंने नागरिक सुरक्षा का, आपने कितनी नागरिक सुरक्षा दे दी?
आपने चाइना को कहते हो लाल आंख दिखाएंगे, दो काम पे अरे हमारे हम देश मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमने किया है। महिलाओं की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर रहे हैं, किसानों के ये कार्य हम कर रहे हैं, बेघरों को घर हम दे रहे हैं, शौचालय हम दे रहे हैं, बैंक खाते हम खुलवा रहे हैं, गैस हम दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना हमने चलाई है, आपने जल हम किसानों के लिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिजली हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब चाहिए क्या? अब एक मिनट रुकिए, आप रुकिए कल्याण जी। देखिए बैंक खाते हमने खुलवा दिए, बिचौलियों को हमने खत्म कर दिया, किसानों को सम्मान हमने दे दिया। अब समस्या आम आदमी को तो है नहीं, ये जो लुटेरे हैं, लुटेरों को समस्या है आज। अरे बिचौलियों को हमने खत्म कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के खाते में सीधा पैसा पहुंचता है। 16 लाख करोड़ आपने बिचौलियों के माफ कर दिए, आपको मालूम है? या खाली आप बोलते रहते हो? 16 करोड़ लाख आपने अपने मित्रों के माफ कर दिए, या किसानों को 16,000 पे माफ अरे नहीं कर मित्रों सकते? सुन लो, रुको, इतना लंबा मत जाओ। अडानी की बात कर रहे हो ना? अडानी के साथ तेलंगाना की आपकी सरकार ने एमओयू साइन किया है। तेलंगाना में आपकी सरकार है कांग्रेस की, आपने अडानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? जवाब इसका मुझे दे दीजिए। या तो आप समझते नहीं है, साइन करना और एमओयू साइन करना एक अलग बात होती है, और माफ करना अलग चीज अच्छा होती है। एमओयू में क्या होता है भैया? पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं पता था, आज एमओयू का मतलब नहीं पता। मालूम, आपको मालूम है एमओयू होता क्या है? क्या होता है भाई? अरे कोई सुन लीजिए, एमओयू साइन आपकी सरकार ने किया कि नहीं किया? एमओयू साइन आपने किया कि नहीं किया, हाँ या ना? बोल ले या मुझे बोल लेने दे, या तो आप बोल ले। चलिए आप बोलते रहिए, बोलिए 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 बोलिए। हर स्टेट को अधिकार है कि अगर उसको कोई चीज अगर कोई करके देता है तो वो उससे एग्रीमेंट कर सकता है। फिर एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी को आप आर्थिक मदद कर रहे हैं, देश का पैसा उसके नाम पर लुट रहे हैं। तो हमने कैसे कर दी आर्थिक मदद? हमने आर्थिक मदद कैसे की, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, फैक्ट रख दीजिए यहाँ लाकर। आपके पास फैक्ट मौजूद नहीं है, कोई तथ्य मौजूद नहीं है, कोई तर्क मौजूद नहीं है, बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप आप लगा रहे हैं हम बैठकर। अरे हमने क्या कर दिया ऐसा गलत? कौन सा सबूत है? लाइए सबूत। किसको चाहिए सबूत? आपको दे दूं, कर दोगे क्या? आप कर दोगे क्या? मैं आपको आरटीआई देता हूँ आपकी गवर्नमेंट की, आप कर दोगे? उन पर केस कर दोगे, वसूल करवा दोगे आप? अरे आपकी सरकार ने एमओयू साइन क्यों किया अडानी के साथ, इसका जवाब है कि नहीं है? अगर जवाब है तो दीजिए। आपने आपातकाल क्यों लगाया, चलिए बता दीजिए। एक मिनट विक साहब, एक मिनट। कल्याण जी आपने आपातकाल क्यों लगाया था? कल्याण जी सुनिए, कल्याण जी सुनिए। हमने आपातकाल लगाया, पब्लिक ने उसका आपने आपातकाल क्यों लगाया था? आप भी वही करोगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, क्या उद्देश्य था? अरे सुन तो लो, अगर आपातकाल लगाना गुनाह है, गलत है, तो आप तो बिना आपातकाल लगाए वो स्थिति कर रहे हो देश में, सारे विपक्ष पार्टियों को जेल में डाल रहे हो। ये आपातकाल से बढ़कर है। जेल आप नहीं भेज रहे, कोर्ट भेज रही है। सही है क्या? आपकी पढ़ाई अभी बहुत कम है भाई, आपकी बहुत कम पढ़ाई है अभी। जेल हम नहीं भेजते, जेल कोर्ट भेजती है। आपकी अभी बहुत कम पढ़ाई है इस क्षेत्र में, थोड़ा और रिसर्च करिए, कुछ और पढ़िए। डॉक्टर अब्दुल मलिक राम जी, मंदिर होमवर्क डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, राम मंदिर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, होमवर्क करना नहीं कर चाहिए। रही है। डॉक्टर आप कैसी अब्दुल बातें मलिक करते जी, हो? विदाउट होमवर्क नहीं आना चाहिए। कल्याण जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी प्लीज सुन लें मेरी बात। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, केवल आप बताएं सर, जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है उसके ऊपर प्रकाश डालें। कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी प्लीज, मैं होमवर्क करता हूँ, होमवर्क प्लीज करके प्लीज 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 जी। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी प्लीज, जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है बीजेपी ने उसके ऊपर प्लीज प्रकाश डालें प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ पढ़कर। गरीबों के लिए हमने जो कहा है उसको आप चर्चा करके सुन लीजिए। गरीब परिवारों के लिए मोदी जी की जो गारंटी है, 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, नंबर 1।
नंबर 2, आयुष्मान भारत जनौषधि केंद्रों और आरोग्य मंदिरों के माध्यम से निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उसके साथ साथ सभी को आवास, स्वच्छ जल और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। इस बात को जान लेना चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उच्च गुणवत्ता वाले आवास मिलेंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता के आवास मिलेंगे। इस बात को समझ लेना चाहिए। हम आवास देने की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए कार्य किया, जो कार्य किया वो नजर आ रहा है। जो पूर्व में हमारा कार्य है वो भी दिख रहा है। हमने किसानों के लिए जो किया वो भी दिख रहा है। सबका कार्य दिख रहा है। किसानों को वित्तीय लाभ निरंतर प्राप्त होता रहेगा, इस बात को भी हमने स्पष्ट कर दिया है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से डेयरी की बात है, तो उसके लिए भी हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी निरंतर तौर पर कार्य किया जाएगा। और जिस तरीके से महिलाओं की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने शुरू की, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जिस प्रकार से किसानों की बात है, किसानों के लिए चाहे वो नीम कोटेड यूरिया की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, वो हमने किया है कार्य और सबको नजर आ रहा है। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले 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 डॉक्टर साहब। लगता है डॉक्टर अब्दुल मलिक का कनेक्शन टूट गया है। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी हो रहा है, कनेक्शन ऑफ हो गया है। शांतनु जी आप टेक ओवर करें। शांतनु जी आपकी भी वॉइस नहीं आ रही। शांतनु जी गड़गड़ाहट आ रही वॉइस में, प्लीज। हाँ बोले बोले। हाँ बोलिए बोलिए। सुना ये सारी बातें बोल रहे थे। आज की तारीख में वॉइस में गड़गड़ाहट है। अपनी वॉइस चेक करें। आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आप ऑडियो ठीक करें। ऑडियो 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 आपका ऑडियो ठीक नहीं है, प्लीज ऑडियो चेक करें। ऑडियो चेक करें। हाँ ब्रजेश जी आप ये बताइए कि जैसे ये बता रहे हैं वन नेशन वन गारंटी, वन नेशन, और हाँ आ रही है। बोलिए 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 शांतनु जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं ये कल्याण जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ब्रजेश जी मेरे को बताएं, इन्होंने 3 मुद्दे बताए, तो मैं 3 मुद्दों में यही बोल रहा था कि इन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं, वो अपना ढूंढ लेंगे। उनको स्टेट में उनको नौकरियां देने में जो नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं, वो जो घूम रहे हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? ये जो एजेंडा है, ये जो मोदी, तो ये कल्याण जी भी बताएंगे कि मोदी की गारंटी के नाम से आजकल गारंटियां पूरी हुई हैं, क्या वो सारी गारंटी पत्र इन दोनों पत्रों में क्या भिन्नता है? ये शॉर्ट करें, टाइम कम है। आपसे जो कांग्रेस बोल रही है, वो कांग्रेस का मुद्दा बीजेपी से अलग कैसा है? ये लोग भी दे रहे हैं, बीजेपी बोल रही है कि कल्याण जी दे रहे हैं। देखिए कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये गारंटी का एक जुमला है। गारंटी को भी गारंटी की आवश्यकता है। तो कहते हैं गारंटी पे भी मोदी की गारंटी है, एक जुमला है। जब तक देश का युवा पढ़ेगा नहीं, कुछ सीखेगा नहीं, तब तक कोई गारंटी नहीं है। ये कोई रोजगार नहीं देंगे, ये सिर्फ घूमने देंगे। क्योंकि जब तक मूलभूत सुविधा है, आप शिक्षा की कोई बात नहीं करते हो, आप रोजगार की कोई बात नहीं करते हो, आप महंगाई की कोई बात नहीं करते हो, जब तक ये तीनों चीजें नहीं होगी तब तक आपका देश नहीं बढ़ेगा। ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि आज जब तक आप शिक्षा को करोगे, शिक्षा आज इतनी महंगी हो गई है कि एक पहली क्लास का बच्चा कम से कम साल में लाख रुपए चाहिए उसको, फर्स्ट क्लास में।
प्रयास में लाख रुपए चाहिए और एजुकेशन करते करते उसका लास्ट में जाके उसका 10 लाख 30 लाख 25 लाख 50 लाख पैकेज हो गए आजकल। व्यवसाय, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, MBA करना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया रहना चाहिए। तो जब 1 करोड़ रुपया वो होगा नहीं और उसको आगे जॉब मिलेगा 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए का। एक गवर्नमेंट ऐसी है, फेलियर गवर्नमेंट है, जुमलेबाज गवर्नमेंट है। शिक्षा पे GST लगा के पूरे देश को बर्बाद कर दिया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया, देशवासियों को बर्बाद कर दिया। मेरा तो ये मानना है शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक जी सर। अब कंक्लूजन दे दीजिए जी, आप कंक्लूजन ब्रजेश जी कंक्लूजन बोलिए, कंक्लूजन। देखिए, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अपने विचार रखे, माननीय बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपने विचार रखे, दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे और दोनों ही विद्वान इस बात पर दावा करते हैं। और रही बात जनता की, हम जनता, हमारे पास में भी रिकॉर्ड है बीजेपी वालों का, हमारे पास में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड है 60 साल की। और जहाँ तक बात अगर ये करते के साथ देखो, इंजीनियरिंग करने के लिए इतना चाहिए, मेडिकल स्टडी के लिए इतना बिल्कुल चाहिए होता है सर, पहले भी चाहिए होती है, आज भी चाहिए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कौन लेके आया था देश में? संस्था का प्राइवेटाइजेशन 1991 में कौन लेके आया था? GPL, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। श्रीमान नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जो उस टाइम पर निजीकरण हुआ था चीजों का। डिफेंस और स्पेस वगैरह कुछ ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीजें, सेंसिटिव चीजें, उनको छोड़ के सबका प्राइवेटाइजेशन हुआ था। 50% FDI की बात हुई थी। इसका मतलब एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन है। एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो चाहे मैनेजमेंट में हो, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेट वाले कोई चोरी करने के लिए नहीं बैठे हुए, सोशल सर्विस के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठते हैं, वो काम करते हैं। 91 में जब लाए थे कांग्रेस ने, उसको मालूम था कि इस तरह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलने वाले वो भी अपना रोजगार खोलने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके लिए रही बात इसकी, तो गवर्नमेंट ने खुद इस बात के लिए किया, एक्सपेंड कर रही है। कांग्रेस क्या एक्सपेंड नहीं करती है पर मेडिकल कॉलेज वगैरह को, आज वो भी तो कर रही है। हाँ, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, जो स्थिर और मजबूत सरकार बनेगा, जिसके पास लीडरशिप है, जिसके पास देश को ले जाने का जनता वोट उसको करेगी। और आज की डेट में जब ये मालूम चल जाएगा, अपने आप नंबर पर मालूम चल जाएगा, जब आंकड़े आएंगे उसके पक्ष में क्या गया, और जिसके पास में सरकार जाएगी उसकी जिम्मेदारी बनती है संवैधानिक तरीके से बात करें। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो इसमें आप इसको स्पष्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति उनकी अध्यक्षता में इसकी जो कमेटी बनी हुई है और हाई लेवल कमेटी है, तो सीधी सी बात है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके अनुसार बात होगी। जहाँ तक रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात है, सब जगह इलेक्शन होता है सर, पंचायत एरिया में भी इलेक्शन होता है, 3 इलेक्शन होते हैं, तो सभी के लिए इलेक्शन हो सकता है। तो अपन ड्राफ्टिंग वो तो आएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो सर हो सकता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।